हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतर है, स्वस्थ है और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये एक वीडियो लेक्चर है ऑन ऑप्टिक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में डिस्कस करूंगा। देखिए कितना लंबा वीडियो बनता है, मुझे अभी आइडिया नहीं है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आइए जरा पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, खासकर रिफ्रैक्शन से सवाल हर साल नीट एग्जाम में, जेई हो या फिर बोर्ड एग्जाम में ऑब्वियसली आने ही आने हैं। तो आइए जरा इसको समझते हैं कि रे ऑप्टिक्स में जरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स में दो टॉपिक होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और हम बात करेंगे आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो रिफ्रैक्शन एक फेनोमेना है जो एक वेव शो करती है। वैसे तो ह्यूमन भी शो कर सकते हैं, हवा से आप नदी में कूदेंगे तो आप भी मीडियम बदल रहे हैं, लेकिन हम लोग ह्यूमन के रिफ्रैक्शन की बात नहीं करेंगे। रिफ्रैक्शन साउंड वेव भी शो करते हैं पर हम उसकी बात भी नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे लाइट के रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है प्रोपेगेशन के दौरान अगर किसी वेव ने अपना मीडियम बदल दिया, जिससे रफ्तार में बदलाव आया, तो उसे कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बेंडिंग हो जरूरी नहीं है, मीडियम का चेंज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीडियम का बदलना ही फेनोमेना है रिफ्रैक्शन का। बेंडिंग ऑफ लाइट, जैसे मान लेते हम कहते हैं कि अगर रेयर से डेंसर गया तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है, डेंसर टू रेयर गया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता है, लेकिन बेंड होना इज नॉट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है मीडियम का चेंज होना, बिकॉज अगर कोई रे नॉर्मल के पैरेलल गिरती है तो वो रिफ्रैक्शन में बेंडिंग नहीं होगी, मीडियम बदलेगा, पर आई जीरो होने पे आर भी क्या हो जाता है, जीरो, स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करके। लेकिन वहां मीडियम नहीं बदल, सॉरी मीडियम बदल रहा है, बेंडिंग नहीं हो रही है, पर वो भी क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मतलब हो गया आपका, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है ड्यूरिंग प्रोपेगेशन चेंज इन मीडियम, मीडियम का बदलना, इसे कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन है हमारे लिए, मीडियम, क्योंकि मीडियम की रिक्वायरमेंट है, मीडियम बदलेगा तभी रिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो अगर मैं हल्का सा आपसे मीडियम के बारे में बात करूं, तो मीडियम बेसिकली दो तरह के, रेयरर और डेंसर, दो मीडियम होते हैं हमारे पास। एक है रेयरर मीडिया और एक क्या होता है, डेंसर मीडिया। रेयरर मीडिया क्या होता है, एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ वेव बढ़ जाए दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, और एक होता है डेंसर मीडिया जिसमें स्पीड ऑफ वेव घट जाए दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो अगर रेयरर मीडिया, अगर स्पीड ऑफ वेव किसी मीडियम में इंटर होती है और उसकी स्पीड प्रीवियस मीडियम के रिस्पेक्ट में बढ़ जा रही है, इसका मतलब वो रेयरर मीडियम में इंटर किया है। और अगर किसी मीडियम में कोई वेव इंटर किया और उसकी वेव स्पीड ऑफ वेव घट जा रही है पिछले मीडियम के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब वो डेंसर मीडियम में इंसिडेंट कर गया है। क्लियर अपने को? तो दो तरह के मीडियम, रेयरर और डेंसर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हवा और वाटर में कौन रेयरर है कौन डेंसर, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि हवा रेयरर है और पानी डेंसर है। नहीं, इसके पहले एक सवाल और जानना जरूरी है कि वेव कौन सी है, कौन सी वेव है। अगर वो साउंड वेव है तो साउंड वेव के लिए एयर डेंसर होता है और वाटर रेयरर होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड एयर में कम और वाटर में ज़्यादा होती है। पर अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट एयर रेयरर हो गया और वाटर क्या हो गया, डेंसर, बिकॉज लाइट की स्पीड एयर में क्या होती है, ज़्यादा, और पानी में क्या होती है, कम। अब अगर मैं इसी मीडियम को एक मैथमेटिकल नाम दूं, क्या नाम दूं, एक मैथमेटिकल नाम, तो उसे बुलाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बुलाते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मैथमेटिकल टर्म है जो मीडियम के नेचर को मैथमेटिकली डिफाइन करता है कि अगर इतना नंबर होगा तो डेंसर है, उससे कम होगा तो रेयरर होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मैथमेटिकल टर्म है जिसके पास कोई यूनिट नहीं है, ये नो यूनिट, यूनिटलेस, क्या कहते हैं इसको, यूनिटलेस है ये, और ये डायमेंशनलेस है। इसका मतलब ये सिर्फ एक नंबर है, जस्ट अ नंबर, ये सिर्फ एक नंबर है। अगर बात करें तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है 1 होती है, जो कि वैक्यूम के लिए, किसके लिए होती है, वैक्यूम, इससे कम इसकी वैल्यू नहीं होती। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। ओके, अब जरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हल्का सा आपको समझाएं कि म्यू क्या होता है। तो आपने पढ़ा कि अगर हम क्लासिकल वेव थ्योरी की बात करें जो कि कहता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एक होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कि ये परमिटिविटी और ये परमिबिलिटी की बात कर रहे हैं मैग्नेटिक में, तो इसका वैल्यू है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, ध्यान दीजिएगा, 4 पाई कैंसिल, क्या मिलेगा, 1/ε0 म्यू नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और यहां इसको सॉल्व करेंगे आप तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बचेगा।
और इसको लिख सकता हूँ मैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और यानी कि ये रेशियो जो है ये स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के बराबर आया है। और ये किसके लिए आया है? वैक्यूम के लिए। अगर यही किसी मीडियम के लिए आ जाए तो क्या मिलेगा? 1/ε और 1/μ, जो कि ये c² के बराबर है, तो ये v² के बराबर आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इन दोनों क्या करूं, अगर डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा? c² v² = μ/μ0 ε/ε0। ये लिखा है आपका c/v का होल स्क्वायर। अभी यहाँ रूट नहीं आएगा, अभी स्क्वायर में रहने देते हैं इसको। और यहाँ क्या मिलेगा? ये लिखा है रिलेटिव परमिएबिलिटी इंटू रिलेटिव परमिटिविटी, और यहाँ से c/v आ गया √μr ε/r। बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, बिकॉज ये फॉर्मूला बता रहा है कि किस तरह एक लाइट इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों बिहेवियर शो करता है। और इसी c/v को क्या बुलाते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से आपका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ जाता है c/v। क्या गया फॉर्मूला? यही आपने 10th में पढ़ाया गया होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ऊपर भी स्पीड, नीचे भी स्पीड, मतलब ये डिपेंड, क्या कहते हैं, इसके पास कोई डायमेंशन और कोई यूनिट नहीं होता। तो ये c/v इसका फॉर्मूला है। c वैक्यूम में और v किसमें? मीडियम। तो अगर मुझे मीडियम की रफ्तार, किसी मीडियम में वेव की रफ्तार क्या होगी जाननी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा v = c/μ। ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। क्लियर है अपने को? तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला। एक्चुअल फॉर्मूला तो ये होता है, यहाँ जो लिखा है आपका ये सबसे क्लियर कट फॉर्मूला है, पर हाँ हम न्यूमेरिकली ऐसे देखेंगे μ = c/v। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने तरह के होते हैं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली देखिए दो तरह के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में या एयर के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हो, और एक होता है रिलेटिव, मतलब एक मीडियम का इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में अगर पढ़ा जाए। तो अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर, तो वो होता है आपका 3/2। पर अगर मैं ग्लास का इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये हो जाता है आपका 9/8। तो एक का इंडेक्स दूसरे के मीडियम के रिस्पेक्ट में रिलेटिव कहलाता है, और किसी मीडियम का इंडेक्स वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट कहलाता है। क्लियर अपने को? नाउ अब यहां ध्यान, कुछ और वैल्यूज आपको बता दें। जैसे वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एयर का होता है 1.006, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है। अदरवाइज देखें तो इंडेक्स ऑफ एयर वैक्यूम से ज़्यादा होता है। और ग्लास का मैंने लिख दिया आपका 3/2 या फिर 1.5 लिखते हैं। वाटर होता है आपका 4/3 या इसको 1.33 लिखते हैं। अगर डायमंड का बताऊं तो 2.42, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंडेक्स है। इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब कि मीडियम लाइट के लिए मोर डेंसर होता जा रहा है। क्लियर अपने को? तो ये छोटी सी थ्योरी हो गई हमारी। मीडियम के बारे में भी और बात करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का फॉर्मूला आ गया हम लोग का c/v के बराबर। तो अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू एनी मीडियम 2, तो इसको लिखेंगे इंडेक्स 1 का है 2 के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला हो गया इसका μ1/μ2। अगर ये लिखा होता है इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो लिखते हैं इसको μ2/μ1। μ1 का मतलब हो गया c/v1, μ2 का मतलब हो गया c/v2। c कैंसिल, मिलेगा v2/v1। यहाँ μ2 का मतलब हो जाएगा c/v2, मिलेगा c/v1, यहाँ फॉर्मूला आएगा v1/v2। अच्छा, v = f लैम्डा है, तो v2 को f λ2 और v1 को f λ1 लिख सकते हैं, जहाँ से λ2/λ1 आ गया। यहाँ v1 लिख सकते हैं f λ1, f क्योंकि मीडियम पे डिपेंड नहीं करते इसलिए f सेम लिखा है दोनों के लिए। और यहाँ f λ2, यहाँ फॉर्मूला आएगा λ1/λ2। तो कहने का मतलब है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 है तो बराबर होगा 1 इसके, और ये बराबर होगा आपका v2/v1 के, ये बराबर होगा λ2/λ1 के, और ये ऑब्वियसली बराबर होगा μ1/μ2 के। तो अगर आप देखें तो वेलोसिटी भी म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और म्यू जो है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ अगर ज़्यादा तो इंडेक्स क्या हो जाएगा उसका? कम हो जाता है। तो ये हो गया आपका रिलेशन, एक फॉर्मूला होता है जो कि म्यू वेवलेंथ और वेलोसिटी के बीच में लिंक होता है। अब अगर बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड किस पे करता है, अगर बात करें डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिपेंडेंसी की बात करें तो सबसे पहले डिपेंडेंसी तो ऑब्वियस सी बात है नेचर ऑफ मीडियम पर है, नेचर ऑफ
मीडियम। अगर मीडियम डेंसर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और मीडियम रेयरर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। जैसे ग्लास का इंडेक्स वाटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है, बोलो है कि नहीं। ओके, दूसरी डिपेंडेंसी है वेवलेंथ। किस पे होती है, वेवलेंथ। याद रखिएगा एक ही मीडियम का इंडेक्स अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग, एक ही मीडियम का, यानी ग्लास का ही इंडेक्स रेड के लिए अलग होगा, वैलेट के लिए अलग होगा, क्योंकि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और डिपेंडेंसी कैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की, यानी रेड का वेवलेंथ अगर वैलेट से ज़्यादा होता है तो इंडेक्स फॉर रेड कम और वैलेट के लिए क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और यही वो कारण है जिसकी वजह से एक व्हाइट लाइट जब प्रिज्म पे गिरती है तो 7 कलर में बेंड हो जाती है, क्योंकि व्हाइट लाइट जब गिरा तो 7 वेवलेंथ लेके आया, तो उसी प्रिज्म का 7 इंडेक्स मिला 7 कलर्स के लिए। और जो कि डेविएशन डिपेंड करता है म्यूचुअल इफेक्टिव इंडेक्स पे, तो 7 डेविएशन देखने को मिलते हैं। सबसे अधिक हमारा वायलेट डेविएट करता है और सबसे कम रेड डेविएट करता है। इसके अलावा इसकी डिपेंडेंसी एक और चीज़ पे है, वो है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो मीडियम थोड़ा रेयरर होता जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका घटता जाता है। तो ये डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज हाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, नेचर ऑफ मीडियम एंड टेम्परेचर। क्लियर अपने को। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिपेंडेंसी और उसकी थोड़ी सी थियोरी है जो अपने को जाननी चाहिए। ओके, रिफ्रैक्शन का जगह मतलब होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करना। मान लें ये कोई मीडियम 1 है और ये मान लें ये कोई एक मीडियम 2 है और इसमें रे मान लेते इंसिडेंट करती है। तो रे इंसिडेंट हुई, ये है रे, मान लें एंगल आई पे इंसिडेंट हुई और ये कुछ इस तरह रिफ्रैक्ट हो गई एंगल आर पे। क्लियर अपने को। तो अगर मान लें ये जो वेव इंसिडेंट की है, अगर इसका वेलोसिटी v1, फ्रीक्वेंसी f1, वेवलेंथ λ1, इंटेंसिटी i1 और फेज मान लें φ1 है, और ये जो रिफ्रैक्ट हुई है इसका वेलोसिटी v2, फ्रीक्वेंसी f2, वेवलेंथ λ2, इंटेंसिटी i2 और फेज φ2 अगर माने, तो लेट्स कंपेयर इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड वेव। इसे इंसिडेंटिंग वेव, ये रिफ्रैक्टेड वेव है। क्लियर। तो वेलोसिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, सेम नहीं रहती है। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेवलेंथ चेंज हो जाता है, इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा और फेज सेम रहता है। तो ये कुछ एक आध न्यूमेरिकल इसके बन जाता है, इसको याद रखिएगा ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, तो 2 लॉज है। पहला लॉज इंसिडेंट रे, पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। सब के सब एक ही प्लेन में आते हैं, अलग अलग प्लेन नहीं होते। और दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ का नाम है स्नेल्स लॉ, जो कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू म्यू। इसका फॉर्मूला ऐसे याद रखिए, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। μ1 साइन आई का मतलब है μ1 जिस मीडियम में इंसिडेंट करेगा उसका इंडेक्स और जिस मीडियम में रिफ्रैक्ट करेगा उसका इंडेक्स। यानी अगर मैं इसके लिए स्नेल्स लॉ लिखूं तो फॉर्मूला वही है, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आई। अगर यहाँ से इधर जा रहा होता तो μ2 साइन आई बराबर क्या हो जाता, μ1 साइन आर हो जाता। तो यहाँ पे वो इंडेक्स लिखते हैं जिसमें इंसिडेंट किया है और यहाँ पे वो इंडेक्स लिखते हैं जो रिफ्रैक्ट किया है। अब अगर मान ले रेयरर से डेंसर में जा रही, तो रेयरर से डेंसर जब जाता है तो पाया गया कि आई की वैल्यू आर से ज़्यादा होती है। जब कोई रे रेयरर से डेंसर की ओर जाता है तो आई की वैल्यू आर से क्या होती है, ज़्यादा। अब आई की वैल्यू अगर आर से ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि डेंसर ज़्यादा होता है इंडेक्स म्यू आर से। और अगर डेंसर टू इसको कैसे पढ़ाया जाता है कि टूवर्ड्स नॉर्मल का मतलब होता है कि आर की एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या हो गया, कम हो गया है। और डेंसर टू रेयर अगर जाता है तो फिर आई की वैल्यू कम, आर ज़्यादा होता है। इसको बुलाते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना, क्योंकि नॉर्मल से अगर ये दूर जाएगा तो आर ज़्यादा होगा, आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यहीं लगे हाथ तो बात कर लें डेविएशन की। अगर डेविएशन की बात करें तो मान लें अगर रेयर टू डेंसर जा रहे हैं, तो अगर रेयर टू डेंसर जाएंगे हम लोग
तो ये हो गया I, जाना ऐसे था पर इधर की ओर आ गया, यानी ये है R, इसका नाम हो गया डेविएशन। तो आप देखें डेल प्लस R बराबर I होना चाहिए, डेल का फॉर्मूला आ गया I माइनस R। ये हो गया आपका डेविएशन का फॉर्मूला जब रेयर टू कहाँ जाता है, डेंसर। और अगर डेंसर टू रेयर जा रहा है, अगर डेंसर टू क्या है, रेयर जाएगा, तो अगर डेंसर टू रेयर जाएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा अगर रे डेंसर टू कहाँ जाता है, रेयर जा रहा है।